नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे दो बैंकों में हुए फ्रॉड की। ये फ्रॉड 8,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर का है। आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। पहला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर 314 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। दूसरा बैंक है कैनरा बैंक, यहाँ पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। ये फ्रॉड सच में बड़ा है और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ये कैसे हुआ। चार्ट पे भी इन स्टॉक्स का एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। सबसे पहले फ्रॉड समझ लीजिए। सीबीआई के पास केस रजिस्टर किए हैं ये बैंक। अब हुआ क्या, देखिए होता क्या है इंडिया में, प्राइवेट कंपनियां या कोई भी कंपनियां जब लोन लेती हैं बैंक से तो ये कहकर लेती हैं कि हम इससे अपना बिजनेस करेंगे, और बैंक भी इसी कारण उनको लोन दे देते हैं। अब बिजनेस करने का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब ये है कि हम उस बिजनेस से जनरेट करेंगे प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट से हम कुछ पैसा आपको इंटरेस्ट के रूप में चुकाएंगे और आप से जो हमने लोन लिया है वो भी चुकाते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो पैसा है वो डाइवर्ट किया जा रहा था, और ये कहानी हमको जो यहाँ पर दिखाई जाती है ना मीडिया हाउसेस के द्वारा, वो और बड़ी होती है। बस हमको थोड़ा सा ना छोटे में बता दिया जाता है। लेकिन आप समझिए, एक फर्म है, ये बैंक से पैसा उठाता है, उसके बाद ये पैसा अपने बिजनेस में ना यूज करके पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज करता है। अब आप समझिए, पहला तो ये शेयर होल्डर्स के साथ धोखा है। हम जैसे शेयर होल्डर्स के साथ कैसे, जैसे कि मान लेते हैं कि वो कंपनी अगर बाजार में लिस्टेड होती तो ये कंपनी हमारे साथ फ्रॉड कर रही है, और ऐसी भी कंपनियां हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे बैंकों की। यहाँ पर बैंक कैसे फंस जाते हैं, सबसे पहले न्यूज़ आपको समझा देते हैं। सबसे पहले छोटे केस की बात करेंगे जो एसबीआई से रिलेटेड है। बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जो कंपनी है उनके चेयरमैन एंड डायरेक्टर ने क्या किया, 310 करोड़ की क्रेडिट लिमिट बढ़वाई। मतलब वो इतना पैसा यूज कर सकते थे बैंक से लेकर के, और ये पैसा उन्होंने डाइवर्ट कर दिया रिलेटेड पार्टीज़ को, और इसको एनपीए घोषित करा दिया। अब समझिए, एनपीए जब घोषित होता है तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि चलिए उनका बिजनेस नहीं चला, कुछ उनको रियायतें दी जाती हैं जो कंपनियाँ लोन ली होती हैं। लेकिन अगर ये फ्रॉड है, मतलब जानबूझकर किया हुआ फ्रॉड, और उसको घोषित करा दो एनपीए, विजय माल्या भाग गया ना, यही फायदा वो भी उठाया था। तो समझ लीजिए 313 करोड़ हमको आपको छोटा लगता है देखने में जब हम स्टॉक मार्केट में अन्य चीज़ों से डील करते रहते हैं, लेकिन ये पैसा बहुत बड़ा होता है। आपको समझना होगा इससे कितने गरीब लोगों की मदद हो सकती है। लेकिन ये बड़े प्लेयर्स कैसे माल साफ कर जाते हैं और बैंक उनका कुछ कर भी नहीं पाते। चलिए, अभी सीबीआई के पास केस फाइल हुआ है, एक्सप्लेनेशन आपको आगे चार्ट पर दूंगा कि क्या होगा एसबीआई के शेयर के साथ। सबसे पहले, उससे भी पहले कैनरा बैंक का डिस्कशन जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रॉड है वो बड़े लेवल पे हुआ है। और यहाँ तो आप मतलब समझिए कि जो बुक्स होती हैं, यानी कि अकाउंट्स की जो बुक होती है, यानी कि जो बैलेंस शीट होती है कंपनी की, उसमें फ्रॉड किया गया है। उसको मतलब क्या किया जाए, उसको उसकी टैंपरिंग हुई है, वहाँ पर गलत चीज़ें दर्शाई गई हैं, गलत जगहों पे खर्चा दिखाया गया है। जैसे अभी हमने एक केस जाना था ना कि यूपीएल के केस में, कि किराया जो है, किराया दूसरी कंपनियों को दिया जा रहा था कंपनी का फंड यूज करके। अब ऐसी कंपनियां शेयर होल्डर्स के साथ साथ तो धोखा करती ही हैं, बैंकों के साथ भी फ्रॉड करती हैं, मतलब कि पूरे के पूरे देश के साथ फ्रॉड होता है। अब यहाँ पर मैं यही चाहता हूँ कि सीबीआई बहुत ही सख्त एक्शन ले। जो भी कंपनियाँ हैं, नाम अभी सामने नहीं आया है, आएगा तो वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन ये फ्रॉड बड़ा है, देश के साथ भी ये फ्रॉड है, हम जैसे शेयर होल्डर्स के साथ भी दिक्कतें सामने इसलिए आती हैं क्योंकि हम सब स्टॉक्स लेकर बैठे होते हैं और हमको पता नहीं होता है कब क्या फ्रॉड हो जाए किसी भी बैंक के साथ या किसी भी नॉर्मल कंपनी के साथ। अब चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट का डिस्कशन करेंगे। आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया हुआ है, पिछले 3-4 महीने में बहुत बढ़िया रिटर्न आपको दिया हुआ है। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज बना रहा था, ये स्टॉक एक अपर साइड मोमेंटम हमको दिख रहा था अगर बाजार पॉजिटिव हो जाती। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर प्राइस है वो 275 रुपये के आसपास है। लेकिन एक चीज़ आप समझिए, बहुत ही स्टेबल सा स्टॉक है, यानी कि यहाँ पर मोमेंटम ऐसे छोटी मोटी खबरों से ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन सेंटिमेंटल तौर पे ये एक बुरी न्यूज़ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, यहाँ पर गिरावट दिख सकती है। अभी आप देखिए तो एचडीएफसी बैंक कल की डेट में 2% के आसपास गिर गया था, वहाँ तो इससे भी छोटे फ्रॉड की बात आई थी सामने। खैर, यहाँ पर एक अगर गिरावट आती है तो हमारे पास जो सपोर्ट है 250 से 245 रुपये का लेवल बहुत बढ़िया सपोर्ट के तौर पे है। 247 रुपये का लेवल बहुत ही बढ़िया सपोर्ट के रूप में अभी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। इतनी बड़ी गिरावट मुझे नहीं दिखती। सेंटिमेंटल तौर पर यह नेगेटिव न्यूज़ है। अब कैनरा बैंक की बात करते हैं जहाँ पर बड़ा मोमेंटम आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक पहली बात तो छोटा है, और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर फ्रॉड हुआ है वो बहुत बड़ा है। अभी जो फ्रॉड हुआ है, क्या उसकी बातें लोगों को पहले से पता थी? क्योंकि यहाँ पर ऊपर के लेवल पे लोगों को अटकाया गया है 140 से 145 के रेट में। छोटे प्लेयर्स को यहाँ पर फंसा दिया है, बड़े प्लेयर्स ने स्टॉक ऊपर से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट कर चुका है। आप देख रहे होंगे 15% के आसपास इसमें पहले ही गिरावट हो चुकी है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इसका कंपेरिजन करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वहीं 2-3% की रेंज में फंसा हुआ है, और इसमें ऊपर से 15
10% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या एक गिरावट दिखती है? जी हाँ, यहाँ पर 110 रुपये के आसपास तक गिरावट दिखती है अगर सेंटिमेंटल तौर पे ये स्टॉक गिरने लगता है तो। बस एक ही चीज़ हमको देखनी है कि ये जो खबर है ये पहले से डिस्काउंटेड तो नहीं है, क्योंकि जब भी कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली होती है तो सारी चीज़ें सामने हमारे जब आती हैं उससे पहले बड़े प्लेयर्स को बातें पता होती हैं। अब मैं आपसे एक नॉर्मल सा डिस्कशन करना चाहूँगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट पर ही करूँगा, और ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको एक सरकारी स्टॉक लेना होता है तो आप कई सारी चीज़ें सोचते हो कि सरकारी है तो सेफ़ होगा, लेकिन मैं आपको समझा दूं, इस स्टॉक का मैं आपको मंथली कैंडल दिखा रहा हूं और बहुत ध्यान से एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूं। 2008 के रेट पे मैं आपको लेकर चलना चाहूँगा। 225 रुपये के आसपास वहाँ पर हाई मारा था 2008 से पहले, उसके बाद गिरावट आई थी तो लगभग 100 रुपये तक गिरा था, फिर से हाई मारा था 2008 के बाद 2011 में इसने 350 रुपये का, और वही हाई इसने 2019 में मारा था। ध्यान दीजिएगा, 350 रुपये का हाई 2011 में, वही हाई 2019 में। समझ लीजिए, गिरावट आती है फिर ऊपर जाता है, फिर गिरावट आती है फिर ऊपर जाता है, फिर गिरावट आती है ऊपर जाता है, फिर से गिरावट आई फिर से ऊपर जा रहा है। खैर, मार्केट ऑल टाइम हाइस पे है, ये अभी ऑल टाइम हाइस पे नहीं पहुंचा है। क्यों नहीं पहुंचा है समझ रहे हैं? पहली चीज़, डिपेंडेंसी। सरकार पूरा का पूरा इन्हीं पे डिपेंडेंट है। सरकार को कोई भी काम कराना होगा एसबीआई को सामने बुलाएंगे, क्लास का मॉनिटर समझकर इसको परेशान किया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत बढ़िया स्टॉक है। आपको इंट्राडे अगर कुछ पैटर्न मिल गया इसमें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत बढ़िया स्टॉक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा इसी कारण नहीं है, क्योंकि ये आपको एक रेंज में फंसा कर रख देगा, आपको कहीं लेकर नहीं जाने वाला है। डिविडेंड ये दे नहीं सकते क्योंकि इनको एनपीए वगैरह से डील करना होता है, नुकसान भी हो जाता है, कोई बड़ा फ्रॉड हो जाता है तो पूरे के पूरे देश को समझ लीजिए यही संभालते हैं। यस बैंक जैसे बैंक को बचाना हुआ तो सरकार गुहार लगाएगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। सोचिए तो कितनी बड़ी चीज़ है ये, कि अगर आप पॉजिटिव साइड देखना चाहो तो हम एक ऐसा स्टॉक लेकर चलते हैं जो पूरे के पूरे इंडिया, मतलब पूरा का पूरा भारत उस पर डिपेंडेंट है। एक दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काम करना बंद कर दे, कितने सारी चीज़ें रुक जाएंगी। लेकिन जब हम दूसरा पहलू देखते हैं कि हमको ग्रोथ कहाँ मिल रही है, ग्रोथ तो मिल ही नहीं रही है। भले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नॉर्मल सा जो ऑपरेशन है वो अलग अलग शहरों में बढ़ रहा हो, सारी चीज़ें हो रही हों, लेकिन जो यहाँ पर एनपीए का केस है और जो इस तरीके से फ्रॉड होते हैं वो बहुत खतरनाक लेवल पे हमारी चीज़ों को लेकर जाते हैं और हम वंचित रह जाते हैं लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने से। अब आप एक बात सोचिए, जो बंदा यहाँ पर लिया होगा वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट पे है, क्या फ़ायदा मिला उसको 10 साल होल्ड करके? सब कहते हैं लॉन्ग टर्म होल्ड करिए, लॉन्ग टर्म होल्ड करिए, और ये तो निफ्टी 50 का भी पार्ट है। अब आप सोचिए, आपके म्यूचुअल फंड वाले ये भी स्टॉक लेकर रखे रहते हैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता जिनके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो बेच दीजिए, आप अपनी लॉजिक से लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक जो भागता है वो रिटर्न नहीं देता, बस आप सही जगह इसको लेना सीखिए फिर, क्योंकि अगर आप कहीं भी इस स्टॉक को ले लिए तो आप फंस जाओगे। तो अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेना ही है तो सही जगह लीजिए। बात रही कैनरा बैंक की, तो ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है ही नहीं, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन बहुत तगड़े से आता है और ऑपरेटर्स भी इसमें एक्टिव होते हैं। और अगर आप पिछले कुछ दिनों का वॉल्यूम देखेंगे, मुझे लगता है कि ये जो फ्रॉड वाली न्यूज़ आई है, ये जो अपसाइड मोमेंटम आया, ये जानबूझकर ले जाया गया था जिससे हम आपको माल यहाँ पर थमाया जाए और स्टॉक को नीचे लाया जाए। अब एक नेगेटिव न्यूज़ है, देखते हैं मंडे को कैसा ट्रेड होता है। लेकिन इन बैंकों में दिक्कतें हैं, उनको हम आप नहीं समझ सकते किस लेवल की हैं, क्योंकि कौन सा एनपीए कब कहाँ सामने आ जाए। अभी समझिए, अगर यही केस यस बैंक के साथ हो गया होता, मतलब सोचिए कि यहाँ पर कितना बैलेंस शीट इनकी कितनी, मतलब होता है ना कि कितनी फ्रेजाइल है, कितनी कमज़ोर है इस वक्त, कि अगर ऐसे छोटे मोटे फ्रॉड भी हो जाए इनके साथ तो स्टॉक में क्रैश आएगा, क्रैश आएगा। और ये क्रैश हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कितना बड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब एक लोअर सर्किट किसी भी स्टॉक में चालू होता है किसी एक बड़ी नेगेटिव न्यूज़ के कारण, तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यस बैंक अभी छोटा है बैलेंस शीट के मुकाबले, प्रॉफिटेबिलिटी के मुकाबले, इसलिए यहाँ पर बड़ा मूव आता। यही केस एसबीआई में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट मजबूत टाइप की है। अब मजबूत इस केस में मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये सबसे अच्छे बैंक हैं, नहीं। एचडीएफसी बैंक की आप बैलेंस शीट से अगर इनको मैच करेंगे तो वो बहुत आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको सबकी जिम्मेदारी मिली हुई है, सबका ठेका इन्होंने लेकर रखा हुआ है। इसीलिए आपको इसमें मैं इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता हूँ। अगर गिरावट आती है तो सही समय पे आप स्विंग ट्रेड के लिए इस स्टॉक को चूज कर सकते हो। अब जाते जाते आपसे फ्रॉड की ही बात करके जाएंगे।
सबसे बड़ी चीज़ जो कंपनियां फ्रॉड करती हैं, ये अभी कोरोना के बाद ये बढ़ने ही वाला है, रुकेगा नहीं, इतना मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। और आने वाले समय में अगर आपके पास कोई भी बैंकिंग स्टॉक है तो उसमें आप अलर्ट हो जाइए, बहुत सावधानी से बैंकिंग स्टॉक चूज करिएगा। कोशिश कीजिए कि जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता खरीदिए, महंगाई में स्टॉक्स मत खरीदिए। हमारी एक वीडियो है आई बटन पे, वो आपके लिए मस्ट वॉच है, आप देख लीजिएगा। निफ्टी के ऊपर इस वक्त बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उस खतरे से खुद को बचाने के लिए आप को सेफ्टी मेजर्स भी उस वीडियो में दिए गए हैं, वो वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, उसको जरूर देखिएगा। ये फ्रॉड सच में इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लगाता है और ग्लोबल मार्केट्स में भी हमारी इमेज डाउन होती है कि इंडिया ऐसे फ्रॉड्स को रोक क्यों नहीं पा रहा है। और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, चाहे हम आप जो स्टॉक लेकर बैठे रहते हैं उनके लिए, चाहे बैंकों के लिए, या फिर जो आम टैक्स पेयर्स बेचारे अपना टैक्स पे करते हैं और उनके पैसे को बैंक्स ऐसे गलत जगहों पे फंसा देते हैं। कुछ चुनिंदा लोग, कुछ लालची लोग, कुछ लोग जो हमारा पैसा लूट कर भाग जाते हैं, फ्रॉड कर जाते हैं और हम बैठकर सिर्फ देखते रहते हैं। मैं चाहता हूं सरकार इसके खिलाफ सख्त एक्शन ले और बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन ले कि जो और भी ऐसा कुछ अगर कोई सोच रहा हो तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएं और दंग रह जाए कि ऐसा भी हो सकता है, जिससे कि आने वाले समय में फ्रॉड कम हो और इंडिया एक ग्रोथ स्टोरी को अच्छे से लिख सके। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।